हेलो एवरीवन, ये हमारा दूसरा वीडियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अपने पहले वीडियो में मैंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में बताया था। आज मैं उस सब्जेक्ट के आगे कुछ बताने जाऊँ उसके पहले मैं आपको अपना ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ कि मैं आपको इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी बताऊँगा उसका लेवल क्या होगा और वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस ग्रुप के लिए होगा। हमारा ये इकोनॉमिक्स का जो मटेरियल आपको मिलेगा ये किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा 11th और 12th के बच्चों के लिए जो कॉमर्स ग्रुप के हैं और कॉमर्स ग्रुप में एडॉप्ट करने पर उनको एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के तौर पर पढ़ना पड़ता है। क्लास 11th में इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से मिलके बना है। मैं सीबीएसई बोर्ड की बात आपसे कर रहा हूँ। और क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों हमें पढ़ना होगा। तो हमारी प्लानिंग ये थी कि मैं 11th और 12th लेवल कवर करूँ, चैप्टर वाइज उसका स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करता रहूँ। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी है तो हमारे वीडियो को देख के आप उस डिफ़िकल्टी को दूर कर सकते हैं। कोई चीज़ अनक्लियर है हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव, ये 11th और 12th के लिए ही बना रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि एक चैप्टर 11th का फिनिश करके मैं एक चैप्टर 12th का, फिर एक चैप्टर 11th का और फिर एक चैप्टर 12th का, और इसी तरह से मैं इसको कैरी ऑन करता। अब अपनी पुरानी बात को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है ये बताया था आपको, और उसमें हम लोगों ने देखा था, एक बार रिकैप अगर आपका मैं एक लाइन में करूं, कि नीड एंड रिसोर्सेस की बात मैंने किया था, ज़रूरतें और उसको फुलफिल करने के लिए जो साधन हैं। नीड्स अनलिमिटेड था, रिसोर्सेज लिमिटेड था और यही प्रॉब्लम थी, और इसी का रैशनल मैनेजमेंट हम कैसे करें यही इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। अब देखिए, पहले हम कुछ चीज़ों को और क्लियर कर दें आपको कि ये 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन के नाम से, और उसी में इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसी के आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले मैंने फर्स्ट डे आपको इकोनॉमिक्स समझाया था, और अब देखिए कुछ टर्म से मैं परिचित पहले आपको करा दूं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत अच्छे लेवल पर बच्चों से ये गलती हो जाती है। मैं कॉपी चेक करता हूं तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इकोनॉमी, कोई इकोनॉमी लिख देता है, कोई इकोनॉमिक लिख देता है, कोई इकोनॉमिक्स लिख देता है। मतलब पहले तो यही नहीं क्लियर है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ये सब क्या है। पहले मैं आपको छोटे छोटे कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान दीजिए जो कि ब्लंडर कराता है आप लोगों से। सबसे पहले देखिए, एक टर्म है इकोनॉमिक। यहां देखिए इकोनॉमिक लिखा है। इकोनॉमिक का सिर्फ इतना सा मतलब है समथिंग रिलेटेड टू मनी, जो रुपए पैसे से संबंधित है वो इकोनॉमिक है, जिसे हिंदी में हम लोग आर्थिक बोल सकते हैं। ठीक, ये इकोनॉमिक है, यहां आगे और कुछ नहीं लगा है। फिर देखिए एक टर्म और आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इससे परिचित हो जाइए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 4 एक्टिविटी यहां मैं आपके सामने लिखा हूं। देखिए, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन, किसी चीज का उत्पादन करना, किसी चीज को बनाना, जैसे कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, अपने गुड्स को बना रही है, प्रोडक्शन का वर्क हो गया। कंजप्शन, जो भी चीज बनी, मान लीजिए ब्रेड बना तो ये प्रोडक्शन वर्क हुआ। अब वो ब्रेड हमारे आप तक आया, मतलब कंज्यूमर तक आया, तो वो कंज्यूम होगा, मतलब बनी हुई चीज को उपयोग किया गया, जिसे हम यहां पर उपभोग का नाम दे रहे हैं, कंजप्शन। थर्ड टर्म है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पर भी पैसे को लगाना, कहीं पर भी पैसे को लगाना अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और फोर्थ टर्म है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्रय विक्रय। हम सभी एक्सचेंज से परिचित हैं, मार्केट में पैसा लेके जाते हैं और हमको जो भी जरूरत होती है हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं, तो ये भी एक्सचेंज ही हुआ। हमने 10 रुपये का नोट दिया और 10 रुपये का सामान ले लिया,
ये एक्सचेंज हुआ। यहां पे लिखा है क्रय एंड विक्रय, यहां पे हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज, गुड्स सामान, हम सब परिचित हैं, सामान क्या होता है जो हम देख रहे हैं। सर्विसेज ये गुड्स से थोड़ा डिफरेंट चीज है। जो सर्विस प्रोवाइड होता है कि कोई ड्राइवर है वो गाड़ी को चला रहा है, एडवोकेट है वकालत का काम कर रहा है, डॉक्टर है पेशेंट देख रहा है, जितने ये सब इंक्लूड होंगे सर्विसेज में। अब एक चीज और देखिए, अब एक टर्म और है इकोनॉमी। ध्यान दीजिए, अब इकोनॉमिक मैंने बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया, अब इकोनॉमी देखिए क्या है। जहां पर ये चारों टर्म जिस सिस्टम में रन कर रहे हैं वो पूरा सिस्टम इकोनॉमी होगा। और इकोनॉमिक्स ओवरऑल एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इन सब की स्टडी करते हैं। मेरा ख्याल है आपको ये छोटे छोटे टर्म समझ में आ गए होंगे। इकोनॉमिक्स के टाइप्स देखिए कितने तरह के, वैसे तो आगे के क्लासेस में आपको बहुत तरह के इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इस लेवल पर इकोनॉमिक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। टर्म देखिए माइक्रो, इंग्लिश का वर्ड है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है और मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, लेकिन यहां पर फिलहाल छोटे और बड़े से मतलब नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स it studies economic problem related to an individual person or an individual firm or an individual household। एक परिवार की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या उसके बिहेवियर की स्टडी, एक फर्म की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या उसके बिहेवियर की स्टडी, या एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की प्रॉब्लम या उसके बिहेवियर की स्टडी। जब हम एक की बात करेंगे तो वो पूरा स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। एंड नाउ मैक्रो, नाम ही है मैक्रो मतलब बड़ा। जब हम किसी ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे जिसमें पूरी कंट्री की बात हो, एज ए होल टोटल की बात की जाए, तो वो स्टडी मटेरियल मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। जैसे छोटी सी एक बात बताएं आपको, डिमांड वर्ड एक आगे मैं यूज करूंगा। डिमांड, एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो वो स्टडी मटेरियल होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और अगर हम पूरे सिस्टम के डिमांड की बात करें, जिसे हम लोग फिलहाल इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, तो वो टर्म इंक्लूड हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के ये दो मेन पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो। फिलहाल यहां पर माइक्रो 11th क्लास में पढ़ना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम अपनी एक पुरानी बात को यहां से रिलेट करना चाहेंगे। हमने आपको बताया था कि स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब कमी होता है, और रिसोर्सेस की बात मैंने किया था कि रिसोर्सेस की कमी है और यही मेन प्रॉब्लम है। यानी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और फुलफिल करने के जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, और यही प्रॉब्लम है। अब स्कैरसिटी का मतलब कमी होता है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस माइक्रो लेवल पर भी है और एज वेल एज मैक्रो लेवल पे भी है। जैसे एक एग्जांपल दें तो आपको हमारी बात समझ में आ जाएगी कि जो रिसोर्सेस की कमी है वो माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों लेवल पर आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे अल्टरनेटिव यूज मतलब हम एक रिसोर्स को कई तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हम माइक्रो लेवल पर बात करें, तो एक फार्मर है और मान लीजिए उसका एक रिसोर्स, एक खेत है, लैंड है। अब उस खेत के अल्टरनेटिव यूज हैं, वो चाहे तो उसमें फीड का प्रोडक्शन करे, चाहे मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन करे, चाहे राइस का करे, चाहे किसी भी चीज का करे, अल्टरनेटिव यूज होगा। को जो टैक्स से रेवेन्यू मिल रहा है, टैक्स से जो गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रही है, उसके पास भी अल्टरनेटिव यूज है। वो मटेरियल मैक्रो का होगा कि वो उस पैसे से ब्रिज बनवाए, डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदे, जिस चीज की जरूरत ज्यादा है उस पर यूज करे। मींस कहने का कि जो रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूज
माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेगा और मैक्रो में भी देखने को मिलेगा। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट, जो किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू।